अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं, तो तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा में इस्लामी तहरीक हमास ने अपने सरबराह याहिया सिनवार की शहादत के बाद नई क़यादत का ऐलान कर दिया है। हमास ने इस्माइल हनिया और याहिया सिनवार समेत आला रहनुमाओं की इसराइली हमलों में पे दर पे शहादत के बाद पुरानी हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला करते हुए तंजीम की क़यादत 5 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दी है। हमास ने शहीद याहिया सिनवार की जगह नए सरबराह की तकर्री फ़िलहाल न करने का फ़ैसला किया है। 5 रुकनी कमेटी में खलील अल-हैया, खालिद मिशाल, ज़ाहिर जबरैन, शूरा कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश और 5वीं नामालूम शख्सियत है जिनका नाम अभी नहीं बताया गया है। उन 5 में से गज़ा के 3 मकामी सरबराह और 2 दीगर ओहदेदार शामिल हैं। गज़ा की पट्टी के ज़िम्मेदार खलील अल-हैया, मगरबी किनारे के ज़िम्मेदार ज़ाहिर जबरैन, तंजीम के उमूर ख़ारजा के ज़िम्मेदार खालिद मिशाल, मजलिस शूरा के सरबराह मोहम्मद दरवेश और 5वें रुकन जो तंजीम के सियासी दफ्तर के सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया है। ये तमाम ज़िम्मेदारान कतर में मौजूद हैं जहाँ हमास का सियासी दफ्तर कायम है। इस कमेटी को जंगी शुरा की हैसियत हासिल होगी और मार्च 2025 में तंजीमी इंतखाबात तक यही कमेटी हमास की क़यादत करेगी। गज़ा में जारी जंग फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़े नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आए रोज़ हमले और उस पर नाकाबंदी से फ़लस्तीनियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो दिलों को झिझोड़ देने वाली हैं। इसराइली अफ़वाज कत्ल व गारतगिरी का एक नया दौर शुरू कर चुके हैं जिससे रोज़ाना दर्जनों अफराद मारे जा रहे हैं। आज बैतुल-लाहिया में फिर हमले हुए हैं। स्कूल को निशाना बनाकर कई अफराद का कत्लेआम कर दिया गया है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं, दिलों को झंझोड़ कर रख देने वाली हैं, बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर है। लेकिन अफसोस का मकाम इन सब के बावजूद ये है कि दुनिया सब कुछ देखकर अनदेखा कर रही है। अरब और मुस्लिम मालिक भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े भूख और दवाओं की क़िल्लत से मर रहे हैं। इंसानी हकूक़ के ग्रुप ने ख़बरदार किया है कि शुमाल गज़ा में फ़लस्तीनियों का दुनिया से ताल्लुक़ कट चुका है। गलियों में लाशें पड़ी हैं, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में लेकर उनका कत्ल कर रहे हैं। बेघर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि सर्दी के महीने करीब आ रहे हैं और उनके पास कोई उसके लिए इंतज़ाम तक नहीं है। सर्दी शदीद है, लोगों के पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। चूँकि मरने वालों के लिए कफ़न कम है, उन्हीं कंबलों को कफ़न के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गज़ा की हालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गज़ा की वज़ारत सेहत ने दुनिया के नाम पर एक अपील जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जल्द ही कत्ल किए जाएंगे। बस हमारे कफ़न का इंतज़ाम कर दीजिए, कुछ कफ़न हमारे लिए भेज दीजिए। ये सूरत हाल गज़ा की है और जुल्म की तमाम हदें पार करने के बावजूद इसराइल अब भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है और ख़ुद को दुनिया के सामने मज़लूम बनाकर पेश कर रहा है और ईरानी मुमकिन हमले की दुहाई देकर हथियार बटोर रहा है और दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ मबज़ूल करवा रहा है। बहरहाल ये सूरत हाल गज़ा की है, तो इसलिए जो कुछ इंसान कर सकता है उनके लिए वो उनके लिए ज़रूर करे। अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो कम से कम उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और रो रो कर उनके लिए दुआएं करें कि उनके लिए हालात वो साजगार हो जाएं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। अल्लाह ही उनका हामी और मददगार बने। एक तरफ तो गज़ा में आम शहरियों का कत्लेआम मचाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब गज़ा में जो आमने सामने की जंग है उसकी अगर बात करें तो वहाँ इसराइली अफ़वाज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फटे पुराने कपड़े पहने और मामूली जंगी हथियारों से लैस हमास के जाले इसराइली अफ़वाज को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। कल हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी की है जिसमें वो उनके मरकावा टैंक को वो निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और हमास ने उसकी वीडियो जारी की है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो उनके पर खच्चे उड़ा रहे हैं। वहीं फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को शहीद करने वाले इसराइली फ़ौजियों का सुकून वो अब गारत हो चुका है। वो ऐसे ज़हनी अज़ाब में मुब्तला हो गए हैं जिससे उनका निकलना अब नामुमकिन हो गया है। इस हवाले से CNN की एक चश्मकुशा रिपोर्ट सामने आई है। CNN का कहना है कि गज़ा में किए गए मज़ालिम उन सह्यूनी फ़ौजियों के आसाब पर तारी हो गए हैं
نہتے فلسطینی معمر افراد، بچوں، خواتین کو نشانہ بنانے والے صہیونی فوجی اب خودکشیاں کرنے لگے ہیں۔ غزہ میں آپریشن کے بعد بہت سے فوجی واپس تو آ چکے ہیں، لیکن فوجی غزہ سے نکلنے کے باوجود ان کے ذہن وہاں سے نہیں نکل پا رہے۔ CNN کے مطابق 40 سالہ ایلیان جو 4 بچوں کا باپ تھا، وہ حماس کے اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد غزہ میں اسے تعینات کیا گیا تھا۔ جب 6 ماہ بعد وہ لوٹا تو اس کے خاندان کے مطابق وہ PTSD کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے جب دوبارہ غزہ بھیجا جا رہا تھا تو اس دوران اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کے کئی ایک کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ کس طرح وہاں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور خود جو ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں وہ خود بھی جو ہے سکون کی نیند نہیں سو پا رہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کی اگر بات کریں تو دونوں کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لبنان پر لگاتار اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اب لگتا ہے کہ اسرائیل اب لبنان کو بھی غزہ بنانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کے کل کے ایک بیان سے بھی اسی طرح کے اشارے جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے بیروت کے اسپتال کے نیچے بنائے گئے بنکر میں کروڑوں ڈالر کی نقدی اور سونا چھپایا ہوا ہے، تاہم وہ اس عمارت کو نشانہ نہیں بنائے گئے کیونکہ تنظیم کے مالیاتی اثاثوں کے خلاف حملے ان کی طرف سے جاری ہیں۔ وہیں اسپتال الساحل کے ڈائریکٹر فادی کا کہنا تھا کہ اسرائیل جھوٹے اور بہتان تراشی پر مبنی دعوے کر رہا ہے اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا جو ہے وہ بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ وہیں اسرائیل نے لبنان کے تائید نامی علاقے کو بھی جو ہے وہ خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہاں حملے سے پہلے لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ جس طریقے سے اسرائیل لبنان کے دیہاتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور حزب اللہ کے بہانے لبنان کے ایک علاقے کو ہتھیانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی دوران اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے مقتول سربراہ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کے جنوبی بیروت کے علاقے میں مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 3 ہفتے قبل ہونے والے حملے میں حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ ہاشم صفی الدین اور حزب اللہ کے انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے سربراہ علی حسین حزیمات سمیت کئی کمانڈر جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے فی الحال اس حوالے سے کوئی بیان جو ہے اب تک جاری نہیں کیا ہے۔ وہیں لبنان سے بھی اسرائیلی شہر تل ابیب اور حیفا میں راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل میں سائرن بج رہے ہیں اور حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گلیلوڈ فوجی ہوائی اڈے کو جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ بلنکن کل اسرائیلی دورے پر تھے، دورے کے بعد اس نے یحییٰ سنوار کو مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب اسرائیل کو فوجی کامیابی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس نے کہا کہ جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے وہ ایک نیا فارمولہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو ایرانی حملے کا جواب ایسے دینا چاہیے جس سے کہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو۔ وہیں غزہ میں امداد پہنچانے پر انہوں نے زور دیا۔ یہ بھی کہا کہ جنگ کے بعد وہ غزہ میں اسرائیلی قبضے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ تاہم جس طریقے سے امریکہ ثالثی کا ڈھونگ رچا رہا ہے، اسے کتنی غزہ کی یا لبنان کی یا دوسرے علاقوں کی فکر ہے، وہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو وہ اب بھی جو ہے بڑے پیمانے پر ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور اربوں ڈالر کی جو ہے مالی امداد اب بھی اسے دے رہا ہے، جبکہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل بچوں اور خواتین تک کو نہیں چھوڑ رہا، ہزاروں لوگوں کا قتل عام وہاں مچا رہا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے امریکہ انہیں ہتھیار اب بھی جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، تو اس کی دوہرے معیار کا آپ اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان نے سفارتی ذرائع کے ذریعے کرتارپور صاحب کوریڈور معاہدے کی مدت میں مزید 5 سال کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اس معاہدے پر پہلی مرتبہ 24 اکتوبر 2019 کو دستخط کیے گئے تھے تاکہ ہندوستان سے سکھ زائرین کو پاکستان کے ضلع ناروال میں واقع گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور تک جانے کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہ معاہدہ پہلے 5 سال کے لیے کارآمد تھا اور اب اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ہندوستان اور بیرون ملک مقیم ہندوستانی شہری پورے سال کے دوران روزانہ کی بنیاد پر بغیر ویزا پاکستان کے گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اب تک تقریباً 2.5 لاکھ زائرین کوریڈور کا استعمال جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ اتر پردیش پولیس کی جانب سے کیے جانے والے انکاؤنٹر پر ہمیشہ سے سوال اٹھتا رہا ہے۔ اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انکاؤنٹر کی نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ اس کے مطابق جہاں جہاں انکاؤنٹر ہوں گے وہاں پر ویڈیوگرافی ہوگی، جائے وقوع پر ڈاکٹروں اور فورنسک کی ٹیم جانچ کرے گی۔ اس نئی گائیڈ لائن پر سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس دباؤ میں ہے تو ڈاکٹر بھی دباؤ میں ہوں گے۔ اس سرکار بننے کے بعد سب سے پہلے وہ ڈی جی پی بنے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یو پی پولیس بہت دباؤ میں ہے، یو پی پولیس بہت دباؤ میں ہے
निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए, ये किसके सहारे बोल रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा? सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा? उन्होंने उत्तर प्रदेश को कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बनाने का योगी हुकूमत पर इल्जाम भी आयद किया। दबाव में पुलिस काम कर रही है। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है, और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ का नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर से नंबर 1 है। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया है, एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छतरी की भी हत्या कर दी और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए महाविकास अघाड़ी की तीनों कलीदी पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा उसका ऐलान जो है वो चंद दिनों में कर दिया जाएगा। वादरे की ये मीटिंग एनसीपी के सदर शरद पवार, शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जानिब से असेंबली में कानून साज पार्टी के लीडर बाला साहब थोराट और पार्टियों के दीगर लीडरों के दरमियान मुनाकिद हुई। बावसूख ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस 105 से 110 सीटों पर, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर, जबकि शरद पवार की पार्टी 75 से 80 सीटों पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। सीटों की तकसीम के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। याद रहे कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें जो है वो हासिल की थी। उद्धव ठाकरे को इस इलेक्शन में पहले 120 से 125 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। याद रहे कि उनकी पार्टी ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 124 सीटों पर मुकाबला किया था। बांग्लादेश में एक बार फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। इस बार मुजाहरीन मुल्क के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ने से कबल वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। सदर के इस बयान के बाद अब बांग्लादेश में ये बहस शुरू हो गई है, आया शेख हसीना अब भी आईनी तौर पर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हैं या नहीं। तलबा तहरीक ने शहाबुद्दीन की बरतरफी के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की है। उसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश के 1972 के आइन को ख़त्म करने समेत 5 नुकाती मुतालबात भी जो है वो पेश किए। उस दौरान मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई और बताया जा रहा है कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मुजाहरीन को पुरतशद्दुद होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, जिससे कुछ मुजाहरीन ज़ख्मी भी हुए हैं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.fikrokhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।